नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के उस मॉड्यूल के बारे में जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां, भारत का बंटवारा हमारी आजादी की सबसे कड़वी यादों में से एक है। लाखों लोग उजड़ गए, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और करोड़ों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आजादी की खुशी के साथ ही इस दर्द ने हमारे इतिहास में गहरी छाप छोड़ी। इसी पीड़ा को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने एक नया मॉड्यूल जारी किया है। इससे स्टूडेंट जान और समझ सकेंगे कि विभाजन क्यों हुआ और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार थे। इस मॉड्यूल में 3 बड़े नामों के जिम्मेदार ठहराने की बात आई है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन शामिल हैं। पूरी प्रक्रिया को जल्दबाजी में अंजाम दिया गया। अब तक जिस कहानी को सिर्फ जिन्ना के जिद तक सीमित माना जाता था, उसे अब व्यापक रूप दिया गया है। एनसीईआरटी मॉड्यूल की नई व्याख्या न सिर्फ इतिहास को अलग अलग नजरिए से देखने का मौका देती है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि बंटवारा एक मजबूरी था, लेकिन उसकी चोट आज भी झेलनी पड़ रही है। माउंटबेटन अंग्रेजों के भारत छोड़ने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते थे। उन्होंने पहले जून 1948 की जगह 15 अगस्त 1947 को विभाजन की तारीख तय की। उनकी नियमबद्धता और जल्दबाजी ने विभाजन में गड़बड़ी और हिंसा बढ़ा दी। रेड क्लिफ स्ट्रिप प्लानिंग अधूरी रह गई और लाखों लोगों को यह तक नहीं पता चला कि उनका गांव हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। एनसीईआरटी मॉड्यूल ने इस लापरवाही को स्पष्ट रूप से विभाजन की त्रासदी करार दिया। एनसीईआरटी का यह मॉड्यूल आने के बाद अब कांग्रेसी नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, उसके बाद हम फिर से डिबेट की शुरुआत करेंगे। आज एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी ने जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें एक बदलाव किया है और बदलाव करके जो विभाजन का कटु सत्य है उसको सम्मिलित किया है अध्ययन के लिए। इस सच को रोकने के लिए और सामने ना आए, सबसे पहले दर्द हुआ है तो राहुल जिन्ना पार्टी को हुआ है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिन्ना और राहुल, इनकी सोच एक जैसी और एक दूसरे का पर्याय ये बन चुके हैं। आग लगा दीजिए इस किताब को, अगर ये सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ। गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर। मैं बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। और पार्टीशन से आज हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। हम कैसे जिम्मेदार हैं उसके? मुसलमान जो भाग गए वो भाग गए, जो वफादार थे वो ठहर गए। तो आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन ली। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो इस मसले पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा। मैं तारुफ कराना चाहूंगा अपने पैनल का। राघवेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर कुमार रामकृष्ण प्रोफेसर हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज पांडे मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। पंकज जी, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहला सवाल मैं राघवेंद्र सिंह चौहान से पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राघवेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि पार्टीशन कराने के पीछे आरएसएस का हाथ है। इसमें कोई कांग्रेस की भूमिका नहीं थी, जिन्ना की भूमिका नहीं थी, माउंटबेटन की भूमिका नहीं थी। एनसीईआरटी की किताब में जो लिखा गया है वो देश के बच्चों को गलत जानकारी मुहैया कराएगा, यह आरोप है कांग्रेस का। राघवेंद्र सिंह चौहान। धन्यवाद।
कांग्रेस पार्टी जितना झूठ का पुलिंदा लादे हुए है जी, वो कुछ कम नहीं है, और इसके बाद वो झूठ और बोलते जा रहे हैं और लादते जा रहे हैं, इसीलिए जनता की नजरों से हटते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी झूठ का पुलिंदा मैं इसलिए कहता हूं कि वो जिस पर आरोप लगा रहे हैं, देवता स्वरूप जिसने पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम का जो व्यवस्था लेकर के चले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आप कितना जानते हैं? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली को कितना जानते हैं? और नाम को ही ले लीजिए, उनका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप विच्छेद करके देख लीजिए, उनकी अवधारणा क्या है? वो देश प्रेम से किस तरीके से ओतप्रोत हैं। आप ऐसे लांछन लगाने, ऐसे पवित्र संघ को लांछन लगाने से पहले मैं तो ये कहूंगा कि ऐसी जुबानों में आग क्यों नहीं लग जाती? निश्चित रूप से ये लोग देश को तोड़ने का काम करते हैं, असली देश को जोड़ने का कोई काम करता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हमेशा देश को जोड़ा। जिसकी विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की हो, उसको आप देशद्रोही ठहराने की कोशिश करते रहे और नहीं ठहरा पाए। आखिर में आपको मुंह की खानी पड़ी, और आज भी उनकी विचारधारा देश के प्रति वफादारी की है। आप जैसे मर्द वो होता है जो अपनी देश के लिए मरे मिटे, अपने देश के लिए बोले। आप जैसे लोग तो पाकिस्तान की गोद में बैठकर खेलते हो। अभी तुरंत ही का दे लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में आपने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर को आपने कैसे पेश किया? ऑपरेशन राघवेंद्र जी, हम एनसीईआरटी के मॉड्यूल पर बात कर रहे हैं। राघवेंद्र चौहान साहब, ठीक है, चौहान साहब, पॉइंट टेकन। हमारा विषय, राघवेंद्र जी, चौहान साहब, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। आज का हमारा विषय वस्तु एनसीईआरटी का मॉड्यूल है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं है। संदीप त्रिपाठी के पास मैं जा रहा हूं। संदीप भाई, मुझे ये बताइए, जिस वक्त पार्टीशन हुआ, हम लोगों ने तो किताबों में पढ़ा है, देखा तो है नहीं हमने, लेकिन उस वक्त जो स्थिति परिस्थितियां थी, कांग्रेस निर्णय लेने की स्थिति में थी, जिन्ना साहब निर्णय लेने की स्थिति में थे, माउंटबेटन पूरे प्रक्रिया को एग्जीक्यूट करने की स्थिति में थे। क्या एनसीईआरटी किताब में जो बातें लिखी गई हैं उससे आपको आपत्ति है? आपत्ति है तो क्यों? संदीप त्रिपाठी। सर, अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे ना सर? जी धन्यवाद सर। अभी बात उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक नारा चल रहा था उस समय सर देश में, कि उस समय देश में दो तरह के लोग थे। जो मर्द थे वो जंग में गए। अभी शहादत की बात कर रहे थे, 5 नेताओं। सवाल ये नहीं था। तमीज से बोलना सीखो। कांग्रेस ऐसे ही तो बदतमीजी की बात करती है। भाषा, राघवेंद्र सिंह चौहान, राघवेंद्र जी, भाषा, संदीप, भाषा। सर सुनिए, एक बहुत हेल्दी डिबेट होनी है। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है कि जो इतिहास वो पढ़ रहे हैं सही गलत है। संदीप त्रिपाठी, सवाल का जवाब दीजिए। चौहान साहब, नहीं, भाषा का संयम रखिए। संदीप भाई, राघवेंद्र सिंह चौहान साहब, एक मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी डिबेट शुरू है। संदीप भाई, मैं ये पूछ रहा हूं, आपत्ति कांग्रेस को है, क्यों है? ये थोड़ा समझाइए, दर्शक जानना चाहते हैं कि एनसीईआरटी ने जो कुछ लिखा है वो गलत है, सही है, क्या है? आपका भी व्यू चाहिए मुझे। संदीप भाई बताइए। एकदम सर, इतिहास पे, तथ्यों के आधार पे बात करूंगा। लेकिन सर, अभी जो पॉलिटिकल जिस तरीके से बात अभी किए थे, बदतमीजी की बात किए थे, तो उसमें ठीक है, मैंने उनको बोल दिया। बदतमीजी की बात तुमने नहीं की। चौहान, संदीप त्रिपाठी, फैक्ट, ठीक है, बीच में नहीं बोलेंगे। संदीप, वी विल नॉट स्पीक इन बिटवीन। चलिए, हाँ, फैक्ट, गलत बात बोलोगे बोला जाएगा। चौहान साहब, एक मिनट, चौहान साहब, बात पूरी करने दीजिए। हाँ, संदीप त्रिपाठी, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है सर, जी, इस देश के इतिहास को हमें पढ़ना पड़ेगा। जी, अंग्रेजों का शासन था सर। 1909 में पहली बार मेंटो सुधार करके इस देश में चुनाव की प्रक्रिया के लिए
अंग्रेजों ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया जी, 1909। बिल्कुल सही है सर। उसमें बिल्कुल। सर उन्होंने किया क्या सर कि जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे उसके लिए उन्होंने अलग से सीट की व्यवस्था की। ये व्यवस्था उन्होंने इस देश में उनका राज बना रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, इसके लिए उन्होंने शुरू की। जी ये बीज डाला गया, इस देश में जहर घोला गया अंग्रेजों के माध्यम से, जिसकी जासूसी आरएसएस के लोग करते थे। उनके आका, आरएसएस के आकाओं ने ये बीज डाला। उसके बाद सर 1919 में प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस देश में 1923 में बीडी सावरकर, जो कथित वीर सावरकर है, जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदुत्व। उसको भाजपा के लोगों को पढ़ना चाहिए। टू नेशन थ्योरी वहां पे हिंदू महासभा या हिंदूवादी नेताओं की तरफ से पहली बार आती है। मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से 1880 में सर सैयद जी ने इस बात को पहली बार कहा, 1880। उसके बाद ये बात आती है 1930 में, इकबाल कहते हैं इलाहाबाद इस बात को, टू नेशन थ्योरी को। उसके पहले 1923 में सर वीर सावरकर जी कर चुके हैं। वीर सावरकर जी 1927 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में कोट कर रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा था सर। उनका एग्जैक्ट जो वर्डिंग थी, भारत में दो प्रमुख राष्ट्र हैं, भारत में दो प्रमुख राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं। भारत में मिथक है कि भारत एक राष्ट्र है। ये कौन कह रहा है सर? इनके वही पढ़ के वीर जिन्होंने इस देश में टू नेशन थ्योरी को जन्म दिया। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। एक दो सवाल हमारे भाजपा के नेताओं की पूरी डिबेट के लिए मैं दे रहा हूं। 19 अगस्त 1946 के पहले, डेट सुनिएगा सर, 19 अगस्त 1946 के पहले कांग्रेस के एक नेता का विभाजन के समर्थन में, टू नेशन के समर्थन में अगर एक बयान दे देंगे, राजनीति छोड़ दूंगा सर। एक बयान की बात कर रहा हूं, पूरी कांग्रेस कितनी बड़ी कांग्रेस, जैसे लोग राजनीति करने भी नहीं चाहिए। अब आते हैं सर, अब इनको सर शांत कराइए। हमारे जैसे लोग राजनीति में होने भी नहीं चाहिए। ये सब भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम लोग नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी, एक मिनट, मैं प्रोफेसर आपके पास जा रहा हूं। डॉक्टर कुमार रामकृष्ण दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर कुमार, आप सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर कुमार, मुझे प्रोफेसर कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज सर, प्रोफेसर आपको ऑडियो दीजिए, अनम्यूट करिए सर, आपने म्यूट कर रखा है शायद अपना, प्लीज। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी सर। प्रोफेसर कुमार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर कुमार, एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए ठीक है, मैं पंकज पांडे के पास जा रहा हूँ। पंकज पांडे, आप देख रहे हैं जिस तरह की डिबेट और भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मेरा सवाल सिंपल सा था दोनों ही पार्टियों से कि कांग्रेस को अगर आपत्ति है विषय वस्तु को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, मॉड्यूल में जो चीज़ें दी गई हैं, तो क्यों आपत्ति है? और बीजेपी से मैंने ये सवाल पूछा था कि कांग्रेस उस समय निर्णय लेने की स्थिति में थी, जिन्ना साहब निर्णय लेने की स्थिति में थे, माउंटबेटन एग्जीक्यूशन की स्थिति में थे, तो वहाँ पर कहाँ कमियां खामियां रह गई? एनसीईआरटी की जो किताब में लिखा गया, किसी एक आदमी ने तो लिखा नहीं, एक पूरा पैनल होता है जिसमें R&D होती है, हिस्टोरियन होते हैं, एजुकेशनिस्ट उसमें बैठे होते हैं, उसके बाद चैप्टर फाइनल किए जाते हैं। इसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं होता, सब शिक्षाविद होते हैं इसमें। जिस तरह का जवाब कांग्रेस की तरफ से आया है, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये तो RSS वालों ने करवाया है, इसमें कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। पंकज पांडे जी, देखिए अमित भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए ये नेशनल चैनल पे डिबेट हो रही है और इसको लाखों लोग देखते हैं। एग्जैक्टली सर, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित चैनल है, लोकप्रिय है, लोग देखते हैं और उसको सुनते हैं बड़े ध्यान से। तो भाषा की मर्यादा बनाए रखना चाहिए सभी को। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर। देखिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है अमित भाई कि कांग्रेस पार्टी का जन्म किस प्रकार कैसे हुआ। कांग्रेस सभी लोग जानते हैं कि A.O. ह्यूम नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस का गठन किया
और प्रारंभ में कांग्रेस का जो गठन हुआ वो ब्रिटिशर्स द्वारा एक कुलीन स्तर की पार्टी के रूप में किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत के अभिजात्य वर्ग को ब्रिटिश सरकार के साथ जोड़ना, जिससे कि ब्रिटिश शासन को सुविधा रहे। और कुछ सुधार कार्य जैसे कि ब्रिटिश सरकार करती थी, जिसको वो सुधार कार्य मानती थी, पर वास्तव में वो हमारी संस्कृति पर चोट थे, तो उनमें एक सुविधा रहे, आराम रहे, ये उद्देश्य था। बाद में ये जो अभिजात वर्ग की पार्टी थी, ये जन पार्टी बन गई, जनता इसके साथ जुड़ी, कुछ ऐसे संदीप नेता त्रिपाठी कुछ जुड़े, कह रहे हैं, पीसीआर ऑडियो दीजिए। कुछ ऐसे भारतीय नेता इसमें जुड़े जिन्होंने इसको जन पार्टी बना दिया, जन भावनाएं इसके साथ जुड़ी। उसके बाद 1915 में जब गांधी जी, संदीप त्रिपाठी जी जो बोलेंगे वो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो खुद ही उनकी बात समाप्त हो जाएगी। जब 1915 में गांधी जी भारत आए और गांधी जी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, तो कांग्रेस पार्टी का स्वरूप पूरी तरह से बदला, जो पहले से भी बदल रहा था। जन पार्टी वो बन चुकी थी, जनता की भावनाएं जुटी थी, और गांधी जी ने उसको स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया रूप दिया, एक नई धार दिया, और चीजें आगे बढ़ी। अब मैं आ जाता हूं आपके मूल प्रश्न पर। देखिए, पाठ्यक्रम में किसी भी चीज को शामिल करने का एक मैकेनिज्म होता है, आपने खुद भी इंगित किया, आपने खुद भी बताया। पाठ्यक्रम में कोई भी चीजें जो आती हैं बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी शोध के, बात के नहीं आती है। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अभी असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे, वो किसी एक पुस्तक का जिक्र कर रहे थे कि उसको पढ़ लिया जाए, एक पुस्तक का जिक्र और किया, यहाँ पर किसी वक्ता ने किया। तो इस तरह तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें शोध होता है, पुस्तकों में रेफरेंस होते हैं, दूसरे की कही गई बातों का रेफरेंस दिया जाता है, खुद भी रिसर्च किया जाता है, उसके बाद पुस्तक आकार लेती है। एक ही पुस्तक से सारी चीजें छनकर बाहर नहीं आती हैं। अगर किसी चीज को आगे बढ़ाना है तो बहुत सारी पुस्तकों को लेकर एक रिसर्च करना पड़ता है। उस रिसर्च वर्क के बाद एक प्रॉपर मैकेनिज्म के अंतर्गत इस तरह की चीजें कोर्स में जोड़ी जाती हैं। और ये जो चीज जोड़ी गई है, ये रेगुलर कोर्स में नहीं है, ये अलग से जोड़ी गई है, ये इसको समझना बहुत आवश्यक है। अब मैं तीसरी बात पर आ जाता हूँ। जहां तक इस कोर्स में कांग्रेस की भूमिका के संबंध में कहा गया है कि 3 लोगों को उत्तरदायी ठहराया गया, कि एक जिन्ना हुए, एक माउंटबेटन हुए, कांग्रेस हुए, तो निश्चित रूप से उस समय डिसीजन मेकिंग में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व अगर कोई कर रहा था तो जिन्ना कर रहे थे, तो वो मुस्लिम लीग थी। और मुस्लिम लीग को जो व्यक्ति लीड कर रहा था वो जिन्ना भाई पूंजा का लड़का मोहम्मद अली जिन्ना था, जो कि उस विचारधारा को लेकर आगे चल रहा था, जो कि रतनलाल के लड़के इकबाल ने आगे बढ़ाया था, जिसके गीत को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिसको आज तक हम लोग सर माथे पर लेके चल रहे हैं, चलना भी चाहिए, गीत में भारत के संबंध में कहा गया है। लेकिन ये वही इकबाल था जिसने पाकिस्तान बनने के बाद पहली चीज तो पाकिस्तान की विचारधारा उसने जन्म दिया, आगे बढ़ाया। पाकिस्तान की विचारधारा को जन्म देने वाले, आगे बढ़ाने वाले जो पापी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, जिन्होंने अपराध किया है, वो है मोहम्मद इकबाल, वो है मोहम्मद अली जिन्ना, वो है सर सैयद अहमद खां, जो आज भी एएमयू के रूप में भारत में स्थापित है। और एएमयू से निकलने वाले जो छात्र हैं उनको बताया जाता है कि बहुत महान व्यक्ति था, लेकिन वो कितना महान व्यक्ति था, इतिहास का कोई भी विद्यार्थी होगा, संदीप त्रिपाठी जी भी मेरी बात से सहमत होंगे कि इसका निश्चित रूप से इसका पाप जो है इन 3 लोगों के सिर पे जाता है। और इस पाप से कांग्रेस पार्टी भी इसलिए नहीं बच सकती क्योंकि डिसीजन मेकिंग में उस समय 3 ही पक्ष थे, एक थी मुस्लिम लीग, एक थी कांग्रेस पार्टी, और तीसरा लॉर्ड माउंटबेटन था, जो अपनी योजना। ठीक है संदीप त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रोफेसर साहब के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर कुमार, कैन यू हियर मी लाउड एंड क्लियर? ठीक है प्रोफेसर, आप तो शिक्षाविद हैं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, मैं आपका भी एक मशवरा चाहता हूं इस पर। एनसीईआरटी की किताब के मॉड्यूल में जो बातें लिखी गई हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप शिक्षाविद एज एजुकेशनिस्ट, आप कितना रिलेट कर पाते हैं? ये सही है, गलत है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, या आपको लगता है मुकम्मल इतिहास अब लिखा गया है बच्चों को पढ़ने के लिए? प्रोफेसर कुमार। सबसे पहले तो आप चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर एकेडमी आते हैं तो आप एकेडमी को बुलाइए जी,
और इस तरह के जो भी लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ हमको नहीं बुलाया कीजिए, आप लोग बुला लीजिए, क्योंकि हमको किसी पार्टी सर मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ सर, फिर से बोलिए। और जी अब बोलिए, आवाज आ रही है सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह का डिबेट कराना है तो आप एकेडमिशियन को बुलाइए, ठीक है। आप पॉलिटिशियन को बुलाते हैं आप इस टाइप के एकेडमिक डिबेट में, फिर भाषा का मर्यादा नहीं होती है, क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल होता है टीवी चैनल बैठ करके, और इसमें हम लोग आना पड़ता है। तो पहली बार आपके टीवी चैनल पे आज हम आए हैं सर, किसी के बात करने का मन नहीं कर रहा है। प्रोफेसर कुमार, किसी के मन में क्या है, अब चौहान साहब क्या बोल देंगे, संदीप जी क्या बोल देंगे, वो मेरे कंट्रोल में तो नहीं है ना सर। नहीं, कम से कम एकेडमिक टॉपिक पे आप एकेडमिशियन को तो बुला सकते हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, आपको जवाब देना है सर, आप जवाब देना चाहते हैं? हाँ जवाब दीजिए सर। पहला चीज है कि एनसीईआरटी का क्या मॉड्यूल आया है नहीं आया, अभी बाजार में नहीं है, मार्केट में नहीं है, अभी न्यूज़पेपर में रिपोर्टिंग चल रही है। नहीं सर, मॉड्यूल आ गया, हम सब ने पढ़ लिया है मॉड्यूल, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर भी है और पोर्टल्स पे भी हमने पढ़ लिया सर, हमने देख लिया। हाँ। आपने पढ़ लिया, मॉड्यूल का मतलब चेंज भी हो सकता है, हाँ। पब्लिश नहीं हुआ अभी, हम हाँ। दूसरी बात पे आ रहे हैं जी। आप बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। हाँ। हिस्ट्री जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिबेट है, इसमें लगातार बहस होते रहती है, लेकिन ये बहस कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं होता है, पर्सनल डिबेट नहीं होता है, ये सोर्सेस के ऊपर होता है, तथ्यों के ऊपर होता है। जैसे जैसे नया नया सोर्स मिलेगा वैसे वैसे हिस्ट्री का डिबेट भी चेंज होगा। कोई जो नहीं कि आज आप जो चीज हिस्ट्री में लिख दिया वो फाइनल है, कल हो सकता है। आप ये देखिए ना कि 1905 से पहले वो जाता था कि इंडिया में सिविलाइजेशन भी है, इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। जब तक आर डी बनर्जी सारा खुदाई नहीं किया, मोहनजोदड़ो का पता नहीं चला, तो कहने का मतलब ये सब चलते रहता है। अब मॉड्यूल की बात करते हैं। अब उसमें यह देखना पड़ेगा कि कौन से तथ्य के बेसिस पे एनसीईआरटी सारी बातें करने जा रहा है। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1947 में एक बंटवारा हुआ और वो बंटवारा बहुत ही गलत बंटवारा हुआ, लाखों परिवार प्रभावित हुआ, देश दो टुकड़ा में बटा, रिलीजन के नाम पे बटा, एक कंट्री बना मुस्लिम के नाम पे और एक बना सेकुलरिज्म के नाम पे। ठीक, अब 1947 में अगर बंटवारा हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी होगी ना। ऐसा तो नहीं कि एक अगर जिन्ना बोल दिया कि हम अलग हो जाएंगे, लोगों ने मान लिया ठीक है अलग हो जाओ, ऐसा होता है क्या? आप यूरोप में भी बंटवारा हुआ, आप यूरोप में भी जाकर के देखिए 18वीं सेंचुरी में जो पॉलिटिकल मैप है यूरोप का कितना बार बना, लेकिन वो बना था भाषा के आधार पे। लेकिन इंडिया में जो बना वो रिलीजन के आधार पे बना। और फैक्ट है, ये फैक्ट है कि जिन्ना का भी डिमांड था, कांग्रेस का भी शासन था, लॉर्ड माउंटबेटन भी था, तो इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किसकी कितनी जिम्मेवारी है। ये साधारण घटना नहीं है 1947 का जो बंटवारा हुआ, लाखों लोग आप समझ रहे हैं। आप जा करके उन परिवारों से पूछिए जो हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान गए थे या पाकिस्तान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान है, कितने लोग मारे गए। ये साधारण घटना है, ये लाखों लोगों को मारा जाना। और एक शब्द हम ये बोल करके निकल जाए कि सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना जी मारे, ये तो अनर्थ हो जाएगा। ये जी, मोहम्मद अली जिन्ना इतना पावरफुल तो नहीं था। ठीक है, तो इन सब पे डिबेट होनी चाहिए और जिम्मेवारी संदीप त्रिपाठी में आ रहा हूं आपके पास, कैसे नहीं है? आ रहा हूं। अगर हम किसी चीज को अगर हम आ रहा एक्सेप्ट हूं कर पंकज जी, रहे आ हैं, रहा हूं। अगर हम बंटवारा को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मेरी भी जिम्मेवारी है। हम क्यों एक्सेप्ट कर लिया? हम कुछ सेक्रीफाइस भी कर सकते थे, हो सकता था हम जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना लेते। गांधी कैसे एग्री कर गए, माउंटबेटन कैसे एग्री कर गया। और एक चीज बता रहा हूं, अंबेडकर नहीं सुनी गई उस समय, जबकि अंबेडकर का जितना भी राइटिंग है आप पार्टीशन के ऊपर पढ़िए, किताबें पढ़िए आप, वो भी तो एक सोसाइटी एक सेक्शन को लीड कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें इसमें डिबेट होनी चाहिए, लेकिन तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए, मैं तू के आधार पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्रोफेसर कुमार। संदीप त्रिपाठी जी, नहीं अब एकेडमिक बात होगी और एकेडमिक बात मैं करना भी चाहता था, बदतमीजी की थी तो मजबूरी में मुझे। संदीप त्रिपाठी अब आगे बढ़िए, अब सवाल, अब फिर आप पीछे जा रहे हैं, आगे बढ़िए। नहीं पीछे नहीं जा रहा, अभी बात की ब्लेम अभी बात आई इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं पहुंचा था सर 1937 तक। नहीं, मेरा सवाल था कि कांग्रेस जो एनसीईआरटी किताब में है उसका जवाब देके फिर संदीप भाई इसका जवाब फिर आप ऐड करिएगा। ठीक है
बोलिए बोलिए बोलिए। 1937 में इस देश में पहली बार चुनाव होता है। 1937 के चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य एरिया, जो मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, वहां पर भी कांग्रेस ने चुनाव जीता और 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। हमारी सरकार 8 प्रांतों में बनती है, 7 में बहुमत और 1 जगह मिली जुली सरकार जी। 3 जगह सरकार बनती है, 1 जगह मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हिंदू महासभा सरकार बनाती है। पश्चिम बंगाल 1 जगह हिंदू महासभा बनाती है, पंजाब में यूनियन करके एक पार्टी थी उसके साथ पंजाब में, और एक राज्य और हिंदू महासभा सरकार बनाती है। अब बताइए सर, जो मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाए हो वो सवाल हमसे पूछेंगे सर। अब आते हैं सर उसके बाद का प्रोसेस आता है इस देश में कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये जो सारी चीजें आई, कैबिनेट मिशन प्लान आया तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बयान क्या था मैं बता रहा हूं। ये 19 अगस्त 1946 के पहले का बयान। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह से भारत की एकता को तोड़ने वाली योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कौन कह रहे हैं सर? पंडित नेहरू जी। तो स्वीकार कर तो लिया, फिर स्वीकार कर तो लिया। अरे आ रहे हैं सर, उस पर आ रहे हैं। अभी तो हम अभी 19 अगस्त 1946 के पहले हैं सर। संदीप त्रिपाठी, 1 घंटा कम पड़ जाएगा, 1 घंटा कम पड़ जाएगा डिबेट के लिए अगर डेट और तारीख के हिसाब से हिसाब किताब होगा। कल तक हम लोग बैठे रह जाएंगे। 3 पॉइंट सर मात्र, मात्र 3 पॉइंट। हाँ, जल्दी खत्म करिए सर, फटाफट। अब सर अगर चलिए ठीक है, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार मानती है ना सर, तो सरदार पटेल को जिम्मेदार मानती है कि नहीं? इसलिए सरदार पटेल जी ने क्या कहा वो भी मैं बता देता हूँ। सरदार पटेल जी ने कहा कि अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत का भविष्य और अधिक हिंसक अस्थिर होगा। अधिक हिंसक और अस्थिर पाकिस्तान मांगने वालों को पाकिस्तान दे देना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो मानिए सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने संदीप भाई, और एक बात करता हूं सर, मुद्दे की बात सही है। संदीप त्रिपाठी, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि एनसीईआरटी की किताब में जो लिखा गया है अगर आप उससे रजामंद नहीं है तो क्यों है और वहां पर क्या होना चाहिए? छोटा सा सवाल था, आप इसका जवाब दीजिए मुझे। अब क्या मैं क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि उस समय की परिस्थिति क्या थी। उसके बाद सर 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने बुलाया, उन्होंने एक आह्वान किया। 1 मिनट पंकज, 16 अगस्त के बाद इस देश में दंगे फैलते, सुन लीजिए सर, अभी आपने कहा कि क्यों स्वीकार कर लिया। 16 अगस्त के बाद दंगे फैलते, पश्चिम बंगाल से वो दंगा होते हुए बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित मुस्लिम बाहुल्य एरिया जहां भी था वहां पर इस देश में दंगे होते हैं, जिसमें 5000 से लेकर 10,000, 5000 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने माना है और 10,000 भारत के विद्वानों ने माना कि 10,000 लोग उस दंगे में मरे। जब ये दंगा हुआ जी, तब नेहरू जी, तब पटेल जी, तब कांग्रेस ने इस बंटवारे को स्वीकार किया। अब आती है बात सर, नेहरू जी, जिन्ना जी को प्रधानमंत्री बन देना चाहिए। अभी किसी ने कहा सर, कोई हिस्टोरियन ने कहा साहब इस देश में जब 1946 में चुनाव हुआ तो 923 सीट कांग्रेस ने जीती, 425 सीटें मुस्लिम बाहुल्य की जितने भी थी, जो आरक्षित सीटें थी, सब मुस्लिम लीग ने जीती और 25 सीटें हिंदू महासभा ने जीती। इसके अलावा 500 समथिंग अन्य छोटी बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट लेके सब मिला के जीता। जरा एक चीज ये बताइए सर कि ये 923 वाला प्रधानमंत्री बनता है कि 425 वाला बनता है? क्या कपोलिया करते हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती जिन्ना जी को? क्या प्रधानमंत्री बन गए? जिन्ना जी को स्वीकार करती हिंदू महासभा? ठीक है पंकज पांडे, ठीक है पंकज करते हैं दिन भर चार। संदीप जी ठीक है, समझ में आ गया पंकज। विभाजन हुआ। संदीप भाई आई गॉट योर पॉइंट, आपका पॉइंट समझ गया। आपका जी तीसरा पॉइंट सर, तीसरा पॉइंट, विभाजन का सबसे बड़ा कारण अगर कोई था तो जो टू नेशन थ्योरी देश में पैदा करने वाले जिस तरीके से आज चहल घोल रहे हैं समाज में हिंदू और मुस्लिम के आधार पे एक बंटवारे की नींव रख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग आज भी वही काम कर रहे हैं जो आजादी के पहले इन्होंने किया था। ठीक है राघवेंद्र चौहान साहब, पंकज में आ रहा हूं, ये उनका काउंटर है। ठीक है ठीक है, संदीप जी जवाब ले लेते हैं। संदीप जी जवाब ले लेते हैं। जवाब राघवेंद्र सिंह चौहान, नहीं दे पाएंगे। राघवेंद्र सिंह चौहान ऐसा है जी, मोहम्मद अली जिन्ना ने बंटवारे की मांग की जी, कांग्रेस ने पहली बात तो उस बंटवारे को स्वीकार ही क्यों किया? फिर
लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे मंजूर किया और कांग्रेस सरकार में होते हुए लॉर्ड माउंटबेटन कब आया इस देश में? देखती रही और कांग्रेस ने संदीप एक उसको मिनट, होने दिया। संदीप जबकि संदीप गांधी जी संदीप ने सुनिए कहा था सुनिए सुनिए कि कांग्रेस इतिहास का सवाल पूछ रही है, तो कांग्रेस आया का माउंटबेटन। काम अब संदीप, खत्म सुनिए, हो चुका सुनिए, है। सुनिए, कांग्रेस केवल आजादी प्राप्त करने तक थी, कांग्रेस को खत्म करना चाहिए। अब लेकिन नेहरू ये को बताया कि तो पद खत्म करना दिखाई चाहिए कि पड़ता नहीं। था, नेहरू को तो अपनी कुर्सी दिखाई पड़ रही माउंटबेटन कब आया इस देश थी। में? ये लोग संदीप पद त्रिपाठी लोगों बीच में नहीं, करते संदीप हैं। बीच में नहीं, संदीप। इन्होंने हमेशा ऐसी तरीके का कुकृत्य किया है। इनको शुद्ध शब्दों में कहा जाएगा ये देश के द्रोही लोग विपक्ष के हैं। नेताओं को और गाली वो दोगे? ये देशद्रोही लोग गाली उनको देके शासन मचलन हो करोगे? रही है, उनको तड़पन हो रही है, उनको फड़फड़ाहट हो माउंटबेटन रही कब आया? है। क्यों कि सही सरदार पटेल हमारे जिम्मेदार हैं। नौजवानों को सही बात पढ़ाई जाने लगेगी, सही बात उन बच्चों तक पहुंचेगी। सरदार कि पटेल हमारे जिम्मेदार देश हैं। में कांग्रेस ने किस तरीके से भयावह कार्य किया, कांग्रेस ने किस तरीके अमित जी से कुछ सवाल विभाजन पूछे, की वो पूछे विभीषिका इनसे ना। में थोपा और सरदार विभाजन पटेल की जी जिम्मेदार विभीषिका हैं। कराई। ये अमित जी कांग्रेस सवाल के पूछा, लोग सरदार पटेल जी हमेशा जिम्मेदार इसी हैं। तरीके की माउंटबेटन डबल कब आया स्टैंडर्ड देश बात में? करते हैं। उनकी बात पूरी होने दीजिए। डबल आता जाता- स्टैंडर्ड बात करने के आता बाद जाता इसके पूछे- बाद ये लोग दोषी ठहराते हैं किसी को। अभी आरएसएस की बात कर रहे थे, ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनकी भाषा देखिए, इनकी शैली देखिए, इनके बोलने का तौर तरीका देखिए, ये क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या इनके मना विचार हैं, ये किस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इन्होंने, आपको याद होगा, पिछड़ों को मुद्दे की बात करिए। संवैधानिक दर्जा देने का काम मोदी ने किया। मोदी की राज्य में पिछड़ों हाँ, को बिल्कुल। संवैधानिक दर्जा मिला। अमित भाई ये टॉपिक की बात हो रही है। ठीक है पंकज पांडे, बात ये पंकज, ठीक है राघवेंद्र जी, अब भाई पॉइंट पॉइंट, इनसे पूछ लिए सरदार पटेल जी जिम्मेदार हैं कि नहीं है? कांग्रेस में ही थे, ठीक है उनका पंकज, बयान नहीं बता दिया था। पंकज पांडे, इनसे पंकज पूछे पांडे, ना सर। चौहान साहब ठीक है, संदीप त्रिपाठी ठीक है, पंकज पांडे ठीक है सर लड़ना नहीं है, डिबेट कर, पंकज पंकज अरे पूछ रहे सर, एक छोटा सा सवाल है। संदीप त्रिपाठी मैं पूछ लूंगा, कांग्रेस के- पंकज पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लो, मैं पूछ लूंगा संदीप पंकज जी त्रिपाठी, तो न्यूट्रल आदमी है। पंकज पांडे। जी मैं बिल्कुल कुछ स्पष्ट करना चाहूंगा। देखिए, सरदार पटेल ने बंटवारा तब स्वीकार किया जब मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दिया और कलकत्ता और उत्तराखंड में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। उस विभीषिका के बाद मजबूरी में सरदार पटेल ने बंटवारे को स्वीकार किया और बंटवारा स्वीकार करने के पीछे एक कारण और था जी। वो कारण ये था कि मुस्लिम लीग और जो मुस्लिम कट्टरपंथी थे वो भारत से केवल दो हिस्से नहीं चाह रहे थे। वो केवल ये नहीं चाह रहे थे कि पश्चिमी और पूर्वी भारत को हिस्सा दे दिया जाए, वो भारत के 10 उन स्थानों पर स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, अपने शासन की मांग कर रहे थे जो मुस्लिम बहुल एरिया थे और वो पूरे भारत में जगह जगह आते थे। उनमें से 2 हिस्से ऐसे भी थे जो कि श्रीलंका में आते थे और सरदार पटेल ने बहुत स्पष्ट किया कि नहीं, इस मांग को हम किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बंटवारा ही नियति है तो फिर आप अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे। इस स्तर पर जाकर सरदार पटेल ने बंटवारा स्वीकार किया और बंटवारा स्वीकार संघार को रोकना था। ये पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात, अभी एक बात आई कि जिन्ना इतने पावरफुल थे कि वो बंटवारा करवा सकते थे। हाँ, बिल्कुल रूप से पावरफुल थे। जिन्ना के साथ वो 10 करोड़ मुसलमान शामिल थे जो कि जिन्ना की मांग का समर्थन कर रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, और उनमें से ज्यादातर मुसलमान जो थे वो उन हिस्सों में रहने वाले थे जिसे आज पाकिस्तान कहा जाता है, जिसे बंटवारे के बाद पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, और उस हिस्से में शामिल थे जो कि जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, जिसे बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल का पूर्वी पाकिस्तान कहा गया जी। तो उसमें से बड़ी बड़ी आबादी वहां पर रहती थी और उनका समर्थन जिन्ना को प्राप्त था। जिन्ना बहुत पावरफुल व्यक्ति था, जिन्ना अकेला नहीं था। और बंटवारे के लिए अगर जिन्ना दोषी है तो निश्चित रूप से उसमें उस समय कांग्रेस की, अभी त्रिपाठी जी बहुत प्रसन्नता पूर्वक बता रहे थे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार जो थी 8 प्रांतों में थी 1937 के चुनाव के बाद। तो क्या कांग्रेस पार्टी को दोष नहीं दिया जाएगा इसमें? क्या कांग्रेस पार्टी ने उस मुखरता से पावर थी उस समय?
जिसको मुकद्दस पावर इंडिया उस बनना समय? चाहिए था? क्या प्रांतीय कांग्रेस सरकारों में पार्टी ने क्या ये नहीं पावर कहा थी? कि हम बंटवारा किसी भी शर्त में स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं नहीं, क्या एक चीज कारण बताइए। था नहीं नहीं, कि तो लोगों माउंट के लाश बेटन की लाश बिछा योजना दें, को एक मेज में बैठकर लोगों स्वीकार के कर लाश लिया बिछने गया? दें। क्या जल्दी थी? वो आजादी जो कि जून 1948 में माउंट बेटन द्वारा फिक्स की गई थी, क्या जरूरत थी कि वो 8 महीने पहले उसकी डेट कर दी जाए? 14 अगस्त 1947 इसलिए पाकिस्तान की कर दी जाए कि माउंट बेटन को वहां पर जाना था झंडा खिंचवाने, और 15 अगस्त 1947 भारत की इसलिए कर दी जाए क्योंकि माउंट बेटन को यहाँ भी फोटो खिंचवाना था। क्या जरूरत थी 8 महीने पहले करने की? संदीप त्रिपाठी, क्या मैं आ रहा हूँ, आसानी से मुझे नहीं, क्या और आराम से नहीं हो सकता था? मुझे प्रोफेसर तो कुमार के पास निश्चित जाना, रूप मैं से आ रहा हूँ। कोई भी पक्ष बात तो 10 अपने सेकंड दोस्त से इनकार, अपने इस सेकंड। बात से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है संदीप त्रिपाठी, 10 सेकंड, जी जी बोलिए। मात्र 10 सेकंड। हाँ बोलिए। पंकज भाई, जैसा कि मैंने बताया, प्रांतीय, मैंने ऐतिहासिक बात की, उस समय प्रांतीय सरकारों को कोई अधिकार नहीं होते। पहली चीज, अगर अधिकार होते तो आजाद हम पहले ही हो गए थे। मुद्दे की बात सर ये है कि जो हम ये कह रहे हैं, जो ये सारी बातें कह रहे हैं, उसका आधार सिर्फ यही है कि हम बंटवारा नहीं चाहते थे। आप आधी बात सही कह रहे हैं, लेकिन आधी बात सही नहीं कह रहे हैं, इसलिए कि जब एक बात, मान लीजिए घर की बात कर रहा हूं, बाप के 2 बेटे लड़कर मर रहे हो तो बाप मजबूरी में बंटवारा घर पे करता है कि नहीं करता है? कांधार कांड हुआ, आतंकियों ने प्लेन हाईजैक कर लिया, आतंकियों को छोड़ना पड़ा ना, मजबूरी में आपने छोड़ा ना। नेहरू जी ने जो उस समय 3 जून को जो बात अपने उसमें रेडियो में कही, उसको पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए। ये भी एनसीईआरटी में शामिल होना चाहिए। हमारी डिमांड ये है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी यहाँ भूमिका मत बताइए। ठीक है पहले प्रोफेसर जानिए, कुमार, प्रोफेसर कुमार, ठीक है संदीप त्रिपाठी, पॉइंट टेकन। संदीप त्रिपाठी एक सेकंड, सारे वक्ताओं को मुझे टाइम देना। संदीप त्रिपाठी जस्ट गौड़े पॉइंट, आपका पॉइंट समझ गया। प्रोफेसर कुमार, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जैसा कि आपने बोला कि ये मॉड्यूल है अमित, और अभी इसका फाइनल पब्लिकेशन है। संदीप त्रिपाठी, ठीक है संदीप त्रिपाठी, सभी को बोलना है। संदीप त्रिपाठी, आपने 10 सेकंड मांगा है, आप 10 मिनट लगातार बोलते रहेंगे अगर मैं आपको नहीं रोकूंगा तो। आपकी बारी में आपको बोलने दे रहा हूं, दूसरों को मौका दीजिए। प्रोफेसर कुमार, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कहा कि अमित अभी ये मॉड्यूल है, ये फाइनल पब्लिशिंग कंटेंट अभी नहीं है, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि देयर कुड बी ए चेंज इन द मॉड्यूल एंड कंटेंट। लेकिन चूंकि आप शिक्षाविद हैं, आप बहुत वक्त से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी तमाम चीज़ें समझते हैं। सर, संदीप त्रिपाठी कह रहे हैं कि कांग्रेस की अकेली इसमें गलती नहीं है। पंकज का जो तर्क है कि उस वक्त कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, जिन्ना साहब वहाँ थे, माउंट बेटन तो बस ये चाहता था कि जल्दी से अंग्रेज यहाँ से निकले, हम भागें, तो उसने तो सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी की माउंट बेटन ने, लेकिन जो फंसा वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान फंस गया। आपको भी ये लगता है कि कांग्रेस इस स्थिति में थी कि इस बंटवारे को रोक सकती थी? प्रोफेसर कुमार, ज्यादा एकेडमिक डिबेट में जाना नहीं चाहते थे, हाँ। शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। जी, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा मोहम्मद अली जिन्ना की हिस्ट्री क्या थी। जी, क्या शुरू से बोल रहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होना चाहिए? नहीं, आप देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना 25 के बाद क्या है, 1930 के बाद क्या है, 32 के बाद क्या है, 38 के बाद क्या है, 1942 के बाद का जिन्ना क्या है। आप हर फिल्म, आप गांधी को भी आप ऐसे एनालाइज कीजिए, आप नेहरू को भी ऐसे एनालाइज कीजिए। और आपको मैं बता दूं कि जिन्ना कोई मुस्लिम के सरमान नेता नहीं था, वो जिन्ना, और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना एक नास्तिक व्यक्ति था, पता है आपको, कभी नमाज नहीं पढ़ा, और हर वो काम करता था जो कि इस्लाम में मना किया हुआ है। वो भी एक बैरिस्टर थे, इंग्लैंड से पढ़ लिख करके आए थे। उनके ऊपर भी जो वेस्टर्न कल्चर, उसका इम्पैक्ट था। नेहरू के ऊपर भी वेस्टर्न कल्चर का इम्पैक्ट था। ये भी डिबेट होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना को वो रिस्पेक्ट मिला कांग्रेस की तरफ से 1930 के बाद, क्यों उसको कंपेल किया गया, क्यों एक अलग जो नेशन की डिमांड, ये सारी चीजें डिबेट किया है, ये बहस किया तथ्यों के बेसिस पे है जी। क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में सारे तथ्यों को उधेड़ नहीं किया गया, अभी सारे को नहीं परखा गया अभी। और जवाहरलाल नेहरू भी नास्तिक व्यक्ति थे, उनका भी रिलीजन में बिलीव नहीं था, नेहरू का, जिन्ना का भी नहीं था। लेकिन आप मजे की बात यह देखिए कि देश का जो बंटवारा हो रहा है वो रिलीजन के नाम पे हो रहा है। और मोहम्मद अली जिन्ना को अगर उतना ही रेस्पेक्ट मिला होता पाकिस्तान बनने के बाद भी, तो मोहम्मद अली जिन्ना का जिस डेथ हुआ है उसके लास्ट 24 आवर का हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना की बात ने लिखा है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। हालत ये हो गई थी कि कराची एयरपोर्ट से जब बीमारी हालत में उतरे
तो गाड़ी का पेट्रोल खत्म कर दिया गया। 1.5 घंटा तो उनका डेड बॉडी को देखने वाला नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना का। ये बहुत सारी चीजें, ये बोल देना कि 38 के बाद कांग्रेस की 30 सीटें आई। संदीप त्रिपाठी बात पूरी होने दीजिए, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। बन गया था। इसका क्या मतलब है? जो भिंडरवाला की सोच पूरे सिखों की सोच तो नहीं थी ना। तो ये सारी चीजों पे डिबेट होनी चाहिए। सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना का डायरेक्ट जिम्मेवार मत आइए। आखिर मोहम्मद अली जिन्ना को पैदा क्यों होने? संदीप त्रिपाठी मैं आ रहा हूं, आप पूछ लीजिएगा, बात पूरी करें, सवाल पूछिएगा, मैं आ रहा हूं। जिन्ना को क्यों लाया गया? कौन उसको बढ़ावा दे रहा है? ये बहुत सारी चीजें। और कांग्रेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि सारा नेशनल मूवमेंट आपके हाथ में चल रहा है, कांग्रेस की लीडरशिप में चल रहा था, बंटवारा आपने एक्सेप्ट किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं भाग सकते। सवाल उठेगा, आपसे पूछा जाएगा कि 1947 में आपने बंटवारा क्यों एक्सेप्ट कर लिया? अभी तक ये होता है सिर्फ जिन्ना के माथे में ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी के ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा कि गांधी क्यों एक्सेप्ट कर लिया? सर आजादी के बाद दंगा नहीं हुआ क्या? अब सुन लीजिए सर, आज हैदराबाद इंडिया के साथ है कि नहीं संदीप है? मैं आ रहा हूं, संदीप आ रहा हूं। कश्मीर इंडिया के साथ है कि नहीं है? कश्मीर में तो गांव के लेकर 1990 से लेकर के लगातार टेररिज्म फैला हुआ है। हाँ, क्यों नहीं अलग कर दिया उसको इंडिया गवर्नमेंट? इस सोचिए, 1947 में जितना बड़ा दंगा हुआ, उसके बाद तो कई एक बार दंगा हुआ। बहुत सारा ऐसा स्टेट था जो मुस्लिम स्टेट है, फिर भी आपकी इंडिया के साथ मर्ज किया। है, डिबेट होना चाहिए, लेकिन फैक्चुअल होना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर कुमार, एक सवाल पूछ रहे हैं, एक छोटा सा सवाल। संदीप त्रिपाठी एक सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। दो छोटे सवाल सर। पूछिए। पहली चीज तो 47 में बंटवारा नहीं माना कांग्रेस ने, 46 में ही मान लिया था। पहला एक फैक्ट दुरुस्त कर लीजिएगा। दूसरा सर, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी? आपके लोग आया, आप जैसे दच्चेपंथी लोग कहते हैं 25% थे। तो सर अगर धर्म के आधार पे हुआ तो पाकिस्तान में 25% हिंदू क्या कर रहे थे? पूरा देश जानना चाहता है। ठीक है, जवाब। टू नेशन थ्योरी क्या है? हाँ, क्या था टू नेशन थ्योरी? अगर यही तो मैं कह रहा हूं ना सर, कांग्रेस ने उस बात को नहीं माना टू नेशन थ्योरी। नहीं, एक सेकंड सर समझिए, आज भी पाकिस्तान का क्या नाम है? इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है पूरा नाम, पता है आपको? सुनिए क्या है वो उसकी मर्जी। संदीप जवाब ले लीजिए, आपने सवाल पूछा, जवाब तो सुन लीजिए। सवाल पे सवाल नहीं होता संदीप, आपने 2 सवाल पूछे, उसका जवाब ले लीजिए। संदीप सवाल का जवाब, ठीक है, जवाब ले लीजिए ना आप, सवाल पे सवाल। छोड़िए, श्रीलंका कैसे चला गया, नेपाल कैसे? प्रोफेसर कुमार जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब संदीप त्रिपाठी जवाब लीजिए। शिक्षाविद है, उनको भी कोई थोड़ी बहुत जानकारी होगी, आप प्रवक्ता हैं, उनको भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, सुन लेते हैं। प्रोफेसर कुमार जस्ट गो अहेड। प्रोफेसर कुमार ठीक है, प्रोफेसर हम ये बता रहे हैं हाँ, कि जो पाकिस्तान बना वो इस्लाम के नाम पे बना है, मुस्लिम के नाम पे बना है। हाँ, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था कि जो यहाँ हिंदू है उनको तंग नहीं किया जाए, हिंदुओं को भी रखा जाए, हिंदुओं को भी रिस्पेक्ट दिया जाए। ऐसी बात नहीं है। तो बंटवारा में भी कि जो पाकिस्तान का जो सारा क्रिएशन हुआ पूरा इस्लामिक फ्रेमवर्क पे हुआ, पूरा मुसलमान के नाम पर हुआ है। जिन्ना कभी नहीं बोला कि अब दंगा की जाए, मुसलमानों को, हिंदुओं को भगा दीजिए। नेहरू कभी नहीं बोला कि आप यहां से मुसलमानों को भगा दीजिए। लेकिन दंगा रुक नहीं सका, क्योंकि जब बंटवारा डिक्लेयर हो गया कि जब पाकिस्तान जो है मुसलमानों का रहेगा, बहुत सारा मुसलमान। और मजे की बात देखिए, सबसे ज्यादा डिमांड इसका एपिक सेंटर का था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी था। टू नेशन के बारे में बात होता था, पाकिस्तान क्रिएशन के बारे में होता था। यूपी से बहुत कम मुसलमान गए, बिहार से कम मुसलमान गए, और सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा के मुसलमानों को भागना पड़ गया। ऐसा नहीं है, आप यूपी में देखिए आज मुसलमान कितना, बिहार में जाके देखिए मुसलमान कितना है। ऐसा सारे मुसलमान चले गए, लेकिन डिमांड जहां से हुआ था अलीगढ़ से, उसके होनी चाहिए, उसकी स्टडी होनी चाहिए। सारा डिबेट का उसमें जो सेंटर था वो अलीगढ़ था टू नेशन के बारे में। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो है रिलीजन के नाम पे, रिलीजन के ही नाम पे पाकिस्तान बना, लेकिन हिंदुस्तान जो बना वो हिंदुस्तान रिलीजन के नाम पे नहीं था, हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म के नाम पे था। इसीलिए नेहरू के बारे में लोग उंगली उठाता है कि जब पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे, तो आप हिंदुस्तान को हिंदू के नाम पे बनाते। लेकिन ऐसा नेहरू नहीं किया। वो बोले कि मेरा कंट्री सेकुलर कंट्री रहेगा, जिसका रहना रहे। ठीक है प्रोफेसर कुमार,
वक्त डिबेट का खत्म हो गया है। संदीप त्रिपाठी बहुत बहुत शुक्रिया, चौहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज पांडे बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसमें जानकारियाँ आती हैं, ऐड होती हैं और उसको फिर क्रियान्वित किया जाता है। बड़ा मसला ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो सच और सही पढ़ने चाहिए। गलत सूचना, गलत जानकारी बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए।